हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्री कंसेंट को, वो भी डिटेल में। इससे पहले मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बहुत सी वीडियोस अपलोड करी अपने इस चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ऐसे ही और भी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि कंसेंट क्या होता है। तो कंसेंट का डेफिनेशन हमारे सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। दैट्स व्हेन टू और मोर पर्सन्स अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब जब दो या दो से अधिक लोग किसी एक चीज पे एक सेंस में अगर एग्री करते हैं तो हम उसको कंसेंट बोलते हैं। मैं जिस तरीके से किसी को ऑफर कर रही हूं उसी सेम सेंस में सेम चीज के लिए सामने वाला भी अगर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, मींस कि हम दोनों का सेम कंसेंट है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल आपको दे रही हूँ, दो केसेस हैं जिनमें आप जान सकते हैं कि कंसेंट कब होता है और कब नहीं होता। फर्स्ट केस है हमारा, ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी। ए एग्री क्या करता है? बी को अपनी कार सेल करने के लिए। ए के पास ऑलरेडी 3 कार्स हैं और वो चाहता है कि वो अपनी मारुति की जो कार है ना वो बी को बेच दे, जबकि बी खरीदने के समय ये सोच रहा है कि वो उसकी होंडा कार खरीद रहा है। अब देखो, ए सोच रहा है मारुति बेचने के लिए और बी सोच रहा है होंडा खरीदने के लिए। तो क्या यहाँ पे ए और बी एक ही चीज पे एग्री कर रहे हैं? ना तो सेम चीज पे एग्री कर रहे हैं, ना ही सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि देयर इज नो कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब देखिए, दो पार्टीज हैं ए एंड बी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना कुछ क्राइसिस आ जाता है, तो ए जो है ना वो कुछ प्लान बताता है उस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। बी उस प्लान को एनालाइज करता है अच्छे तरीके से, उसके फैक्ट्स वगैरह को एनालाइज करता है। देन वो रियलाइज करता है कि हाँ, ए जो सोल्यूशन बता रहा है ना वो बिल्कुल सही है, उस पर एग्री करता है। जिस तरीके से ए ने सॉल्यूशन बताया ठीक उसी तरीके से बी उस पर एग्री कर गया। मतलब क्या? दोनों ही पार्टी ने कंसेंट को शो किया। सेम चीज पे सेम सेंस में बी भी ए से एग्री कर रहा है, मतलब दोनों का कंसेंट बिल्कुल सेम है। फर्स्ट वाले केस में कंसेंट नहीं था सेम, नो कंसेंट, और यहाँ पे कंसेंट शो किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो कंसेंट है ना, दोनों पार्टी को अग्रीमेंट में लाते समय दोनों पार्टी का कंसेंट मिलना चाहिए, सेम सेंस में सेम थिंग में कंसेंट सेम होना चाहिए। अब इस कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एलिमेंट्स पढ़े थे, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। मतलब कंसेंट तो मिलना ही चाहिए, सामने वाला भी रेडी होना चाहिए और दोनों ही पार्टी रेडी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये कंसेंट जो है ना बिल्कुल फ्री होना चाहिए, किसी भी दबाव के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो हमारा सेक्शन 14 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि कंसेंट इज कंसिडर्ड फ्री कंसेंट व्हेन इट इज नॉट काउज्ड और अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। कंसेंट जो है तब फ्री माना जाता है जब कंसेंट लेने में इन सारे फैक्टर्स का कोई लेना देना ना हो। मतलब अगर ये पांचों फैक्टर्स कंसेंट रिसीव करने में अगर प्रेजेंट हैं तो उस कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। मतलब दोनों ही पार्टी फ्री होके अपना कंसेंट नहीं दे रही हैं। अगर ये पांचों एलिमेंट मौजूद रहे या पांचों में से कोई एक एलिमेंट मौजूद रहा तो। अभी इन पांचों को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, मतलब कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक को। देखो, हमारा सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है ना वो कोर्शन में डील करती है। कोर्शन का मतलब होता है धमकी देना, थ्रेट करना। यहाँ पे क्या होता है? वन पार्टी कमिट्स और थ्रेटन टू कमिट एन एक्ट विच इज नॉट परमिसेबल अंडर द क्रिमिनल कोड। सामने वाली पार्टी कोई चीज की धमकी देती है या कोई भी ऐसा एक्ट करती है जो कि क्रिमिनल नेचर का हो, जो अनलॉफुल हो। ठीक है? मान लीजिए आपको मार डालने की धमकी दे, आपको किडनैप करने की धमकी दे, या आपके बच्चे को किडनैप करने की धमकी दे, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा थ्रेटन जिससे आपको अग्रीमेंट में लाया जाए, उस धमकी के बेसिस पे आपको एग्रीमेंट में लाया जाए, दैट मीन्स कि आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। और ये कंसेंट कैसे लिया गया है? तो कोर्शन के इफेक्ट से लिया गया है। अब it is must be noted that it is not necessary that coercion must be practiced by a party to the contract.
ये जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं वो सामने वाली पार्टी डायरेक्टली आपको थ्रेटन करे तो ही वो कोर्शन होगा। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी या मतलब स्ट्रेंजर का इस्तेमाल करके भी आपको वो थ्रेटन करवाती है अगर एग्रीमेंट में आने के लिए, तो भी यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कोर्शन देखा जाएगा। ठीक है, मतलब कोर्शन के प्रेजेंस की वजह से आपने अपना कंसेंट दिया है ये कहा जाएगा। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली सामने वाली पार्टी ही मुझे धमकी दे तो ही ये कोर्शन कहा जाएगा। क्लियर है? अब ये जो कोर्शन है ना, इसमें कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो सकती है, लाइक आपको ब्लैकमेल किया जाए, आपको धमकी दी जाए, आपको टॉर्चर किया जाए, एक्सटॉर्शन मांगा जाए, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी अगर की जाती है आप पे दबाव बनाने के लिए, तो वो कोर्शन के अंदर आएगा और आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉल थ्रेटेंड टू इम्प्लीकेट माइकल इन द फॉल्स मर्डर केस इफ ही डिनाइज मैरिंग पॉल्स डाउटर। पॉल कहता है माइकल को कि भाई तुम मेरी लड़की से शादी कर लो, अगर नहीं करोगे ना मैं तुम्हें फॉल्स मर्डर केस में फंसा दूंगा। धमकी देता है ऐसा। अब इस धमकी से डर के ना माइकल रेडी हो जाता है पॉल की डॉटर से शादी करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या इस मैरिज एग्रीमेंट में कोई फ्री कंसेंट है? ये तो बेचारा डर के मारे कर रहा है ना कि भाई मुझे ना फॉल्स मर्डर केस में फंसा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जॉन एट द गन पॉइंट ऑर्डर स्टीव to make a promissory note in his favor in order to save his life and consequently Steve signed the note. जॉन गन पॉइंट पे ऑर्डर देता है स्टीव को कि तुम मेरे लिए मेरे फेवर में एक प्रॉमिसरी नोट बनाओ। ठीक है, अदरवाइज अपनी जान बचाना चाहते हो तो, नहीं तो मैं तुमको शूट कर दूंगा। अब बेचारा वो डरा हुआ अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उस प्रॉमिसरी नोट पे साइन कर देता है। तो क्या यहाँ पे फ्री कंसेंट है? क्या जॉन ने अपने पूरे फ्रीली ये प्रॉमिसरी नोट बनाया था? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे दबाव था। और कौन सा दबाव था? जान से मारने की धमकी थी, मतलब कोर्शन का इफेक्ट देखा गया। तो यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं कहलाएगा। तो आपने ये दोनों केसेस देखे, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कोर्शन के इफेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस व्यक्ति को कोर्शन का इफेक्ट दिखा करके कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है, उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। मतलब कि अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो इस एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकता है, वो खुल के बाहर आ सकता है और बोल सकता है कि हाँ भाई सामने वाले ने मेरा कंसेंट जो है ना मुझे धमकी दे करके लिया था, मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। तो उसी समय ये जो एग्रीमेंट है इसको वो अवॉइड कर सकता है। और अगर वो चुप रहता है, सामने नहीं आता, कुछ नहीं बोलता, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा। अगर उसको लगता है कि मेरा बेनिफिट इसी में है कि मैं चुप रहूं, तो वो चुप रह सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। और अगर चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीव्ड पार्टी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाना चाहता है कि वैलिड बनाना चाहता है, मतलब उसके एंड से ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो। देखो अभी देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कोर्शन। तो कोर्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है, फ्री कंसेंट नहीं है, कोर्शन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आई है, तो जो पार्टी अग्रीव्ड है, मतलब कि जो पीड़ित पार्टी है ना, उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। मीन्स कि अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने एंड से वॉइड भी बना सकता है और एनफोर्सिएबल भी कर सकता है। अगर वो खुल के सामने आ जाए और बोले कि हाँ भाई मेरे ऊपर ना इसने बुरा प्रभाव बना करके, मतलब मुझे धमकी दे करके मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तो अगर ये खुल के बोलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसी समय वॉइड हो जाएगा। और अगर ये चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, इसको लगता है भाई मेरे इसी में मेरा बेनिफिट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो जाएगा बड़े ही आराम से। मतलब अग्रीव्ड पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो इसको वॉइड बनाना चाहता है कि एनफोर्सिएबल करना चाहता है, तो उसके एंड से ये वॉइडेबल होता है। ठीक है, क्लियर है? If due to coercion money has been paid or certain stuff is provided, it must be repaid or returned. अगर कोर्शन की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट में आया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कोई मनी की पेमेंट हो गई है या कोई भी ऐसा स्टफ जो प्रोवाइड कर दिया गया है, उसको रीपे कर दिया जाता है या रिटर्न कर दिया जाता है अगर वॉइड बनाया जाता है तो। नेक्स्ट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी तरीके से पार्टी पे प्रभाव बना करके उससे को कॉन्ट्रैक्ट में लाना। प्रभाव, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। तो ये हमारे सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दिया गया है
undue influence can be described as the practice of affecting the will of the other party by the use of relation existing amidst the parties. अब देखो, कोई भी स्ट्रेंजर आपके ऊपर प्रभाव तो नहीं बना सकता, गहरा प्रभाव, ऐसा प्रभाव बना दे कि आप किसी एग्रीमेंट पे साइन कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर एस्टैब्लिश हो रहा हो। अगर रिलेशनशिप है दोनों पार्टीज के बीच में तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो है ना प्रभाव देखने को मिल जाता है। फर्दर, टू एम्प्लॉय अनड्यू इन्फ्लुएंस, वन पार्टी हैज टू बी डोमिनेंट एंड अदर बी वीकर। अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी देखने को मिलेगा जब एक पार्टी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डोमिनेट कर रही है और एक पार्टी वीक पड़ रही है। मतलब एक पार्टी का पलड़ा भारी है और एक पार्टी वीक पड़ रही है, तो जो डोमिनेंट पार्टी है ना वो वीकर पार्टी पे अपना प्रभाव बना सकती है, मतलब अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकती है और उससे एग्रीमेंट पे साइन करवा सकती है। ठीक है, मतलब साइन कराना इन द सेंस उसका कोई भी अनफेयर बेनिफिट ले सकती है जो पर्सन यहाँ पे वीकर पड़ रहा होगा उसका। ठीक है, ओवरऑल समझ गए। अब आगे देखिए, आप अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जेम्स एक ओल्ड मैन है जो कैंसर के थ्रू सफर कर रहा है और उसका डॉक्टर है डेनियल। अब वो ना एक्सऑर्बिटेंट अमाउंट डिमांड कर रहा है। एक्सऑर्बिटेंट अमाउंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा पैसे मांगना अपनी प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए। ठीक है, अब जेम्स बेचारा ओल्ड पर्सन है, बीमारी है और उसको लगता है डेनियल ही मुझे ठीक कर सकता है। दोनों के बीच एक पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप है। अब क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है जेम्स पे, तो अब जेम्स इस इन्फ्लुएंस की वजह से बोलता है कि भाई ज्यादा पैसे दोगे तो तुम्हारी इलाज करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। बेचारा जेम्स इससे डर के तुरंत ही डेनियल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना देखो प्रभाव दिया जा रहा है, मैं इलाज नहीं करूंगा और इसको ना कोई और डॉक्टर जमता नहीं होगा, तो इस पर प्रभाव डाला गया, इन्फ्लुएंस डाला गया। दोनों के बीच एक ऐसा रिलेशन है जो कि काफी विश्वास वाला रिलेशनशिप है, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमेशा जरूरी है कि कोई ना कोई विश्वसनीय रिलेशन दोनों के बीच होना चाहिए और एक पार्टी डोमिनेट करता हुआ होना चाहिए और एक पार्टी वीक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अ लैंडलॉर्ड इंड्यूस्ड हिज टेनेंट। एक लैंडलॉर्ड है अपने किराएदार को कहता है कि तुम अपनी न्यू मोटर बाइक जो है ना वो मुझे फॉर्मर प्राइस पे बेच दो, मतलब अभी मार्केट में जितना प्राइस चल रहा है उससे भी कम प्राइस में मुझे बेच दो अगर तुम्हें अगले मंथ तक इस घर में रहना है तो, अदरवाइज तुम्हारा सामान फेंक डालूंगा। ठीक है, अब क्योंकि भाई लैंडलॉर्ड है, उस बेचारे को उस घर में रहना है, वो उस पर डोमिनेट कर रहा है, तो इस इन्फ्लुएंस की वजह से जो टेनेंट है ना वो अपनी बाइक को लैंडलॉर्ड को कम प्राइस पे बेच के दे देता है। तो देख रहे हो यहाँ पे डोमिनेंट रिलेशनशिप है, एक पर्सन डोमिनेट कर रहा है, एक पर्सन वीक है और दोनों के बीच कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है। देखिए आगे, अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन पार्टीज। देखो ये मैंने शुरू में ही कहा कि कोई भी स्ट्रेंजर आपको आके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अग्रीमेंट पे साइन करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं पार्टीज के बीच कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए और एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो सामने वाले के विल को इन्फ्लुएंस कर दे। अगर डॉक्टर, जो सिंगल डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, वो डॉक्टर जो कहेगा पेशेंट मानेगा, मजबूरी है उस। लैंडलॉर्ड, अगर टेनेंट के पास अभी रहने को घर नहीं है, कोई घर खाली नहीं मिल रहा है, लैंडलॉर्ड जो बोलेगा उसको मानना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप का, लॉयर जो बोल रहा है उसके क्लाइंट को मानना पड़ता है। तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के विल को इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसा रिलेशन दोनों पार्टी के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन टू डोमिनेट द कंसेंट। It should be noted that the relation between the parties should be such that one is dominant and other is subservient। मतलब कि एक पार्टी यहाँ पे डोमिनेट करती हुई होनी चाहिए और एक पार्टी जो है वीक होनी चाहिए और एक दूसरे पे भरोसा करता हुआ होना चाहिए। जो वीकर पार्टी है ना वो डोमिनेंट पार्टी पे भरोसा करता हो, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट है, रिलेशन तो एस्टैब्लिश होना ही चाहिए। इस रिलेशन में एक पार्टी डोमिनेट करती हुई होनी चाहिए और दूसरी पार्टी उस डोमिनेटिंग पार्टी पे भरोसा करती हुई होनी चाहिए। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन विच अ पर्सन इज assumed टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट अदर पर्सन्स इंडिपेंडेंस विल। अब ये कुछ अभी आप देखेंगे कंडीशन जिसमें ये एज्यूम कर लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि यहाँ पे एक पर्सन है जो डोमिनेट करेगा सामने वाले पर्सन के विल को। कौन कौन से केसेस हैं देखिए, पहला फर्स्ट, रियल एंड एपिरेंट अथॉरिटी। अगर
किसी पर्सन के पास कोई अथॉरिटी है, जैसे आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर वो किसी काम को आपको करने के लिए बोलेगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो उसके पास एक अथॉरिटी है आपको किसी चीज के लिए आपके विल को इन्फ्लुएंस करने की। तो एक रियल और एपरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। ये भी एक रिलेशन हो सकता है जहां पे ये अज्यूम किया जा सकता है कि एक पार्टी डोमिनेट कर रही है दूसरे पार्टी के इंडिपेंडेंट विल को। If a person is actually holding authority over the other person, such as employer and employee, parent and children, अगर ऑलरेडी किसी के पास आपकी अथॉरिटी है तो ऐसी पार्टी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पे करता है, पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन पे करते हैं। नेक्स्ट है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, मतलब कि विश्वास का रिश्ता आपस में होना चाहिए। इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द अदर, then also the dominant party can influence another person's free will। अगर एक दूसरे के बीच में जो वीकर सेक्शन है ना, उसको सामने वाले डोमिनेटिंग पार्टी पे बड़ा ज्यादा भरोसा है, बहुत विश्वास वाला, ट्रस्ट वाला और कॉन्फिडेंस वाला रिश्ता है, तो डोमिनेंट पार्टी जो है, जो डोमिनेट कर रही है इस रिलेशनशिप में, वो सामने वाले के विल को इन्फ्लुएंस कर सकती है बड़े ही आराम से। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है, ऐसा रिलेशनशिप जो कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जहां पे हो। जैसे आपको देखने को मिलता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, प्रिंसिपल और यहाँ पे डोमिनेट करता है और एजेंट जो होता है बड़े विश्वास से प्रिंसिपल की सारी बातें मानता है। पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप होता है, डॉक्टर डोमिनेट करता है, डॉक्टर पे पेशेंट को बड़ा भरोसा होता है। क्लाइंट और लॉयर का रिलेशन होता है, लॉयर डोमिनेट करता है और क्लाइंट को अपने लॉयर पे पूरा भरोसा होता है। तो विश्वास का रिश्ता होना चाहिए और डोमिनेंट पार्टी सामने वाले के विल पे अनफेयर कुछ न कुछ काम कर रहा होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटल डिस्ट्रेस। मेंटल डिस्ट्रेस मतलब मानसिक रूप से किसी न किसी तरीके की इनकेपेबिलिटी कह सकते हो आप। देयर आर इंस्टेंस व्हेन अनड्यू इन्फ्लुएंस इज यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन टू ऑब्टेन देयर कंसेंट ऑन एन एग्रीमेंट हु इज मेंटली इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यू टू एज, इलनेस, डिस्ट्रेस। किसी भी तरीके की मानसिक समस्या से अगर कोई जूझ रहा है और उस मानसिक समस्या के बारे में सामने वाली पार्टी को खबर मिल गई, वो रिलेशनशिप में है, खबर मिल गई, और इस मानसिक समस्या का सहारा लेकर के अगर आपसे कोई अग्रीमेंट पे साइन करा ले, तो इसको भी हम अनड्यू इन्फ्लुएंस ही बोलते हैं। क्योंकि आप रिलेशनशिप में हैं, आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप पे भरोसा करके, जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है उसने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, तो आप उन पे गलत प्रभाव बना करके उनको एग्रीमेंट में ला रहे हो। दैट इज ऑल्सो एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह के सिचुएशन में डोमिनेट पार्टी किसी दूसरे पार्टी के इंडिपेंडेंट विल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब हम देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होता है, मतलब किसको ये प्रूफ करना पड़ता है कि मेरे साथ जो है ना, मेरा कंसेंट यहाँ पे फ्री नहीं था। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसी को प्रूफ करना पड़ेगा ना कि भाई मेरा यहाँ पे कंसेंट जो था ना फ्री नहीं था, मैं मेंटली डिस्ट्रेस थी, या फिर मेरे ऊपर कोई दबाव बनाया गया, मुझे रिश्ते नाते का ये करके दबाव बनाया गया, कुछ भी ऐसा इन्फ्लुएंस किया गया इस एग्रीमेंट को साइन करवाने के लिए, तो उसी पार्टी को प्रूफ करना पड़ता है, अग्रीव्ड पार्टी को, कि हाँ भाई मेरा जो कंसेंट था ना वो फ्री नहीं था। तो ये डोमिनेट पार्टी के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये पार्टी मेरे ऊपर डोमिनेट कर रही थी और इस पोजीशन में थी कि मैं इससे वीकर पड़ रही थी और इसके इन्फ्लुएंस में आकर के मैंने इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर पड़ता है? जो पार्टी अग्रीव्ड है, जो पार्टी ये प्रूफ करना चाहती है कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था। अब देखिए आगे, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। आखिर अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर आपने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इफ द कंसेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टी इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, the contract is voidable at the option of the party whose consent are influenced। जिस पार्टी का कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है उसके एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट voidable होगा, क्योंकि उसने साइन कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। तो क्योंकि बाद में ये रियलाइज हुआ कि ये फ्री कंसेंट इसमें नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है voidable है। अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो इसको void बना सकती है और चाहे तो इसको एनफोर्सिएबल भी कर सकती है। अगर वो खुल के बोले तो ये void हो जाएगा, चुप्पी साधे ना बोले तो ये आराम से एनफोर्सिएबल हो जाएगा। Hence the concerned party may resign the contract, or if the party whose consent was influenced has received any benefit, has to return the same according to the terms and conditions as the law find just।
अगर कंसर्न पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को उसी समय रिसाइन कर सकता है, और जो भी जिनका कंसेंट फ्री नहीं था, इन्फ्लुएंस की वजह से आया था, अगर उनको किसी भी तरीके का बेनिफिट मिला है तो उनको उस बेनिफिट को रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर जो भी उनको कोर्ट सजेस्ट करेगी वो उनको करना पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हैं, मतलब वॉइड बनाना चाहते हैं तो। अदर देखो, फ्रॉड हमारे सेक्शन 17 के अंदर डिफाइन किया गया। फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझ करके किसी का गलत करना, किसी का बुरा करना। Fraud means and include any act or concealment of material fact made knowingly by a party to a contract or by his agent with intent to deceive another party. Fraud का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो आप जानबूझ करके सामने वाली पार्टी के साथ उसको चीट करने के लिए करते हैं। आपका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसको चीट करना होता है। कोई भी ऐसा एक्ट अगर आप करते हैं तो आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। इसको हम फ्रॉड बोलते हैं। चाहे ये फ्रॉड आपके एजेंट के द्वारा किया गया हो या फिर आपके द्वारा सामने कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के एजेंट के साथ किया गया हो, इसको हम फ्रॉड ही बोलेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट आता है कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। साइलेंस को हमेशा आप फ्रॉड नहीं कह सकते। अगर कोई पार्टी चुप है, इट डजंट मीन कि उसने आपके साथ फ्रॉड किया। हर समय ये चीज, साइलेंस वाला चीज फ्रॉड ही नहीं माना जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी कभी भी ऑब्लिग्ड नहीं होती है ईच एंड एवरी चीज को डिस्क्लोज करने के लिए। आपने मुझसे जितनी बात पूछी मैं उतनी बात आपको बताऊंगी। अगर आप जो नहीं पूछते हो तो जरूरी नहीं है कि हर चीज मैं आपको बता ही दूं। मैं अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हूं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा ऑब्लिगेशन नहीं बनता कि मैं आपको एक एक चीज डिस्क्लोज करूं। आप मुझसे पूछते हो, अगर मैं तब गलत बताती हूं तो मैं आपके साथ फ्रॉड कर रही हूं। अगर मैं जानती हूं उस बारे में कि हाँ ये मैं गलत बोल रही हूं और फिर भी मैं अगर आपके साथ गलत करती हूं तो मैं फ्रॉड कर रही हूं। लेकिन अगर आपने नहीं पूछा और मैंने कुछ नहीं कहा, दैट डजंट मीन कि ये फ्रॉड है। ठीक है, देखिए, देयर आर 2 एक्सेप्शंस वेयर इवन मेयर साइलेंस मे बी फ्रॉड। कभी कभी चुप रहने को भी हम फ्रॉड बोल सकते हैं। वन इज वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, देन कीपिंग साइलेंस इज फ्रॉड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले सामने वाले पार्टी की ड्यूटी बनती है कि आप उस चीज के बारे में सामने वाली पार्टी को बता दें और इस ड्यूटी को आप नहीं निभाते, आप चुप रह जाते हैं, तब आपने फ्रॉड किया। आप जानते हो कि ये मेरा बताना कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर आप सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म नहीं करते तो आप फ्रॉड कर रहे हो। और when silence is in itself equivalent to speech, such silence is fraud. और अगर आपका साइलेंस आपके बोलने के बराबर अहमियत रख रहा है फिर भी आप चुप हैं तो ये फ्रॉड होगा। सपोज करो मैंने आपसे कहा कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका हाँ है, ठीक है, और आप जान रहे हो कि ये मेरा हाँ इसमें गलत हो सकता है, फिर भी आप चुप हो, दैट मीन्स कि आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, तो जहां पे आपकी ड्यूटी बनती है बोलने की, वहां पे अगर आप साइलेंट हैं तो ये फ्रॉड है। जहां पे आपका साइलेंस जो है आपके स्पीच के इक्विवेलेंट है फिर भी आप साइलेंट हैं तो आप फ्रॉड कर रहे हो। जानबूझ करके अगर ये दोनों काम कर रहे हो तो आप फ्रॉड कर रहे हो। लेकिन कभी कभी साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं माना जाता। कब नहीं माना जाता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो हमेशा उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है कि हर चीज को वो डिस्क्लोज करे। आप जितना पूछेंगे उतना बोल देता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर फर्स्ट वाले मैटर में, इस मैटर में फ्रॉड नहीं माना जाएगा और इन दोनों मैटर में फ्रॉड माना जाएगा। स्पेशली आप एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ए जो है ना वो बी को एक ऑक्शन के अंदर एक घोड़ा बेचता है। ए को बहुत अच्छे से पता है कि ये घोड़ा जो है ना वो अनसाउंड है, दिमागी रूप से सही नहीं है। ए जो है ना बी को कुछ नहीं बताता कि हाँ ये जो घोड़ा है वो अनसाउंड माइंड का है, कुछ भी नहीं बताता, वो चुप रह जाता है, साइलेंट रह जाता है। दिस इज नॉट फ्रॉड। यहाँ पे ए ने फ्रॉड नहीं किया। बी को पूछना चाहिए था कि क्या ये घोड़ा साउंड माइंड का है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक एक चीज वो बताएगा, ये उसकी ऑब्लिगेशन नहीं बनती। यहाँ पे ए ने कोई फ्रॉड नहीं किया। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि ऑब्लिग नहीं होता और क्योंकि आप नहीं पूछ रहे वो साइलेंट है तो उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है।
देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, बी जो है ना वो ए की डाउटर है, ठीक है। अब यहाँ पे फादर और डॉटर का कहानी चल रहा है। अब इन दोनों के बीच जो पार्टीज के बीच रिलेशन है वो तो बहुत गहरा है। अब यहाँ जो ए है ना उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो अपनी बेटी को ईच एंड एवरी टर्म बता दे, सारी बात बता दे। तो अब ए की ड्यूटी बनती है कि वो ये बताए अपनी बेटी को कि ये जो हॉर्स है ना अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। और अब ये ड्यूटी अगर ए जो है वो पूरी नहीं करता, यहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती है बोलने की, लेकिन यहाँ पे अगर वो साइलेंट रहता है तो उसने अपनी बेटी के साथ फ्रॉड किया है। अगर यहाँ पे वो साइलेंट रहा तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती है बताने की। नेक्स्ट क्या है, बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। ए सेज नथिंग, हियर एज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। बी जो है ए से क्या कहता है कि अगर आपने कुछ नहीं कहा, आपने डिनाई नहीं किया, तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि जो हॉर्स है ना वो बिल्कुल साउंड माइंडेड का है। अगर आप ना नहीं कहते हो, अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते, आप चुप हो, तो अगर आप ना नहीं बोलोगे ना, दैट मीन्स कि मैं ये मान लूंगा कि ये जो हॉर्स है ये बिल्कुल साउंड माइंड का है। इतना कहने के बाद भी ए कुछ नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ए का जो साइलेंस था ना वो सामने वाला बंदा बोल दिया था कि आपके डिनाई को भी मैं स्पीच समझ लूंगा। तो उसके साइलेंस का मतलब यहाँ पे स्पीच हो रहा था, यहाँ पे उसके बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे ही वो साइलेंट रह गया तो उसने सामने वाले के साथ फ्रॉड कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे है ए एंड बी बीइंग ट्रेडर एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. A and B दो ट्रेडर्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। A के पास कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है प्राइस चेंज के रिगार्डिंग, जो कि B के विलिंगनेस को कहीं ना कहीं चेंज कर सकती थी उसके कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, ठीक है। अब A के पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो सारी बात B को बताएगा। अगर यहां पे वो चुप रह गया तो इसने बी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है। जहां पे उसकी ड्यूटी बनती है बोलने की, अगर वो वहां नहीं बोलता तो उसने फ्रॉड किया। जहां पे उसकी साइलेंस को इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जा रहा है, वहां पे अगर वो साइलेंट रहता है तो उसने फ्रॉड किया है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी अगर कुछ नहीं पूछती और उसमें वो साइलेंट रहता है, सारे चीजों को डिस्क्लोज नहीं करता, तो उसको हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो। देखिए अभी देख लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, जिसमें फर्स्ट है फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन और असर्शन। मतलब कहीं ना कहीं कोई फॉल्स या विलफुल तथ्य दिया हुआ होना चाहिए। टू कंस्टिट्यूट फ्रॉड देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन और असर्शन विच इज अनट्रू। कोई ऐसा असर्शन, कोई ऐसा तथ्य, कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए फ्रॉड को कमिट करने के लिए जो कि अनट्रू हो। बिना किसी असर्शन के, बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के आप कैसे किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हो? कोई ना कोई तो ऐसी बात करोगे ना जो कि अनट्रू नेचर का होगा, जिससे सामने वाले के साथ फ्रॉड होगा। इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग टू केसेस कैन बी नो फ्रॉड, है ना। अगर रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एब्सेंट है तो कुछ फॉलोइंग एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पे आप ये मान लोगे इन दो केसेस में कि फ्रॉड नहीं हुआ है। Where silence may itself amount to fraud, ऐसे केसेस जहां पे साइलेंट रहना अपने आप में फ्रॉड हो जाना होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी। Where there is active concealment of fraud, जहां पे चीजों को जो कंसील किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, वो एक्टिवली किया जा रहा है। The person making the representation should not believe it to be true, otherwise he or she will not be guilty of fraud. अब सामने वाले को खुद को नहीं पता कि वो चीज जो बता रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद में नहीं पता उसको कि वो सही है, ट्रू है कि नहीं, ये उसको नहीं पता। बस वो सामने वाले को जितना उसको पता था ना, उसने उसको बता दिया, तो अब वो फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं होगा। Moreover, to constitute fraud, the false representation must have been made willfully or intentionally. फ्रॉड को कमिट करने के लिए नेसेसरी क्या है कि आप जो भी चीजें तथ्य बता रहे हो, जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना सामने वाले को, वो विलफुल होना चाहिए और इंटेंशनली होना चाहिए। अगर आप किसी से कोई बात छुपा रहे हो तो आप जानते हो कि ये चीज गलत हो रहा है, आप गलत चीज सामने वाले को बता रहे हो जानबूझ करके, ठीक है।
अगर आप अनजाने में कोई चीज गलत बताते हो, आपको खुद को नहीं पता कि ये सही बोल रहे हो आपकी नहीं बोल रहे हो, और अगर सामने वाले को बता देते हो तो वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर जानबूझ करके आप किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग असर्शन दे रहे हो तो वो फ्रॉड है। ठीक है, अगर आप इंटेंशनली या विलफुली कर रहे हो तो फ्रॉड है। अगर आप खुद ही गलती कर रहे हो, आपको नहीं पता है सच के बारे में और सामने वाले को कन्वे कर रहे हो तो वो फ्रॉड नहीं माना जाता। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। X इंटेंडिंग टू डिसीव Y, X जो है ना इंटेंशन रखे हुए Y को चीट करने के लिए। इन्फॉर्म हिम दैट हिज स्टेट इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है और उसको कह देता है ना Y को X कि ये जो प्रॉपर्टी है ना बिल्कुल फ्री फ्रॉम चार्ज है, इसमें किसी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं है। Y जो है इस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। जब प्रॉपर्टी को खरीदता है तो पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी इसको मॉर्गेज के तौर पे यूज कर लिया गया, मतलब लोन लेने के लिए इसको मॉर्गेज के तौर पे ऑलरेडी इसको यूज किया गया है। एक्स को ये बात पता थी, लेकिन उसने इंटेंशनली जानबूझ करके, क्योंकि उसको फ्रॉड करना था, Y को नहीं बताया। तो ये बात जो है ना, ये कर दिया इसने फ्रॉड। ये क्या है? फ्रॉड है। वहीं अगर एक्स को खुद भी नहीं पता होता कि हाँ इस पे कोई मॉर्गेज भी है, इसको बताया गया होता सामने दूसरी पार्टी से कि नहीं इस पे कोई मॉर्गेज नहीं, बिल्कुल फ्री प्रॉपर्टी है। अगर इसको नहीं पता होता और इसने कह दिया होता कि हाँ मैंने पता लगा लिया बिल्कुल फ्री प्रॉपर्टी है, तो वो इसने फ्रॉड नहीं किया। लेकिन अगर इसको पता था फिर भी Y को नहीं बताया तो ये फ्रॉड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परपीरेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब दोषी। The false representation or misstatement must have been made by a party to the contract or by anyone with its agent. ये जो false representation हो रहा है ना, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, जो भी misstatement या false representation of fact हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी के द्वारा होना चाहिए या फिर उसके एजेंट के द्वारा होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रेंजर, कोई थर्ड पार्टी इस तरीके का मिसस्टेटमेंट करे, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दे इंटेंशनली, विलफुली, किसी भी तरीके से, तो उसको हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। फ्रॉड करने के लिए ये जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो प्रीपरेटर के थ्रू होना चाहिए, मतलब दोषी पार्टी के थ्रू होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा है, जिसको कंसेंट चाहिए और फ्रॉड करके कंसेंट चाहिए, उस पार्टी ने ये रिप्रेजेंटेशन किया हुआ होना चाहिए या फिर उसके एजेंट ने ये रिप्रेजेंटेशन किया हुआ होना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर करता है तो उसको हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। एग्जांपल देखिए, ए सजेस्ट बी टू बाई सीज कार। ए क्या करता है? सजेस्ट करता है बी को कि तुम सी की कार खरीदिए, विच अकॉर्डिंग टू ए रन्स 15 किलोमीटर पर लीटर। ए के हिसाब से ये जो कार है वो 15 किलोमीटर पर लीटर रन करती है। लेटर ऑन बी फाइंड्स दैट द कार रन्स ओनली 8 किलोमीटर पर आवर। जब वो यूज करता है ना बी, तो इसको पता चलता है खरीदने के बाद कि ये जो कार है वो 8 किलोमीटर पर लीटर चलती है। A was however acting neither on instance of C nor was his agent, he was a stranger। अब A तो सजेस्ट करने वाला है ना, मैं कौन, तो मैं खामखा, है ना, कोई नहीं था, ये ना तो एजेंट था ना ही डीलिंग पार्टी था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई पार्टी भी नहीं था, ना तो बी या सी का कोई एजेंट। तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेंजर था और इसके सजेशन पे अगर किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता है तो इस चीज को हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। तो क्या हो गया अल्टीमेटली? द कॉन्ट्रैक्ट दैट टुक प्लेस बिटवीन बी एंड सी कैन नॉट बी स्टेटेड टू बी इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मिस स्टेटमेंट किया गया है वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू किया गया है, ना कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी या फिर किसी एजेंट के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट क्या है? इंटेंशन टू डिसीव, मतलब चीटिंग करने का इंटेंशन होना चाहिए, नियत होना चाहिए। इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी इज द एसेंस ऑफ फ्रॉड। मैंने कहा ना, जानबूझ करके किसी के साथ चीट करना, सारे एक्ट करना, उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। तो ये एसेंस है फ्रॉड का। अगर आपकी नियत ही है सामने वाले पार्टी को चीट करने की तो इसको हम फ्रॉड ही बोलेंगे। इन ऑर्डर टू कमिट अ फ्रॉड, अ पर्सन asserts or misstate the fact with the intention that it should be acted upon। फ्रॉड करने के केस में ना, जब बंदा फ्रॉड करना चाहता है तो वो सारे रिप्रेजेंटेशन, सारे स्टेटमेंट वही देता है जो वो देना चाहता है, मतलब वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके देता है, क्योंकि उसका इंटेंशन ही होता है कि सामने वाली पार्टी को मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से हम एग्रीमेंट पे साइन करा लें।
ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी, ए की नीयत क्या है, बी के साथ फ्रॉड करने का, ठीक है, वो उसको चीट करना चाहता है। falsely represents that 1000 ton of sugar is produced annually at his factory। अब वो falsely क्या रिप्रेजेंट कर देता है, क्या बता देता है उसको कि उसके शुगर फैक्ट्री में एनुअली 1000 टन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ऑल्दो A is fully aware that only 600 ton of sugar can be produced annually। भाई उसी की फैक्ट्री है तो उसको तो बहुत अच्छे से पता है कि मेरी औकात कितनी है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे जो फैक्ट्री है ना उसमें 600 टन एनुअली शुगर का प्रोडक्शन होता है, कोई 1000 टन नहीं होता। जानबूझ करके उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा था। बी thereby agreed to buy the factory। अब ये सुन करके ना बी बोला ठीक है मैं तुम्हारी फैक्ट्री खरीद लूंगा। अब यहाँ पे ए ने क्या किया, जानबूझ करके, वो जानता था कि 1000 टन का प्रोडक्शन नहीं है मेरी फैक्ट्री में, फिर भी जानबूझ करके उसने उसको गलत चीज रिप्रेजेंट की। मींस कि उसका इंटेंशन शुरू से ही था फ्रॉड करने का। तो शुरू से जो इंटेंशन होना चाहिए ना वो सामने वाली पार्टी को चीट करने का होना चाहिए, फ्रॉड करने का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट। जो भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो रिलेटेबल होना चाहिए। देखिए, द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पार्टी मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट। जो फैक्ट्स है उससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। विच इज मटेरियल टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के रिगार्डिंग जो मटेरियल होने चाहिए, जो फैक्ट्स होने चाहिए, उससे रिलेटेड कोई रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन किया हुआ होना चाहिए, तभी हम उसको फ्रॉड मानेंगे। अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, बिलीव और कमेंडेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिन फैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे ओपिनियन या ऐसे बिलीफ को हम फ्रॉड ट्रीट नहीं करते। एग्जांपल देखिए, अच्छे से समझेंगे। ए स्टेट्स दैट द डिटर्जेंट प्रोड्यूस्ड एट हिज फैक्ट्री वाज व्हाइटर देन व्हाइटेस्ट। ए कहता है कि मेरे फैक्ट्री के अंदर जो डिटर्जेंट प्रोड्यूस होते हैं ना, वो किसी कपड़े को ना एकदम व्हाइटेस्ट बना देते हैं, एकदम सफेद बना देते हैं। द स्टेटमेंट मेड बाय ए इज मेयरली अ कमेंडेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड नॉट अ फैक्ट। ये क्या किया, कमेंडेशन है इस फैक्ट का, मतलब इस बात का कोई फैक्ट नहीं है। ये चीज वो बोल रहा है कि मेरा जो डिटर्जेंट है ना ऐसा कर देता है, ये कोई फैक्ट नहीं है। बट इफ इट डिस्क्राइब्स द इंग्रेडिएंट, भाई डेटा से बात करो ना, लॉजिकली बात करो। बस तुम वर्बल बोले जा रहे हो कि मेरा डिटर्जेंट तो वर्ल्ड का नंबर 1 डिटर्जेंट है, ये ऐसे धोता है, ये वैसे धोता है, ऐसे बोल रहे हो। लेकिन आप डेटा दो ना, आप फैक्ट्स में बात करो, आप फैक्ट में नहीं बोल रहे। अब यहीं पे ये बंदा ना अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखाता कि देखो भाई मेरे डिटर्जेंट में ये इंग्रेडिएंट मौजूद है। तो ये क्या हो जाता है, एक स्टेटमेंट बन जाता है, एक फैक्ट बन जाता। मतलब आप फैक्ट का सहारा लेके अपनी बात को कह रहे हो। And if that is found incorrect, it amount to fraud provided A does not believe it to be true। मतलब कि कुछ फैक्ट्स उससे रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो जो फैक्ट्स दिखा रहे हो ना वो कॉन्ट्रैक्ट से अगर रिलेटेड हैं और ये विलफुली आप गलत कर रहे हो तो ये फ्रॉड माना जाएगा। और आप लंबी लंबी बस फेंक रहे हो तो उस फेंकने को हम फ्रॉड नहीं बोलते। मेरा डिटर्जेंट सबसे व्हाइट कपड़े धोता है, ये बोल देने से व्हाइट कपड़े धो देना और सामने वाला अगर उसको खरीद लेता है तो ये फ्रॉड नहीं है। आप उसको फैक्ट्स दिखाओ कि ये इंग्रेडिएंट्स है, और ये देखने के बाद भी अगर वो गलत काम कर रहा है आपके साथ, विलफुली आपको चीट कर रहा है, तो वो फ्रॉड है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट रिजल्ट इन व्हेन the party take positive or deliberate steps to prevent information from reaching the other party and this is treated as fraud। means कि कोई भी पॉजिटिव या डेलिबरेट स्टेप उठा रहा है सामने वाली पार्टी की, मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी है सामने वाली, उस तक ये पूरा इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। वो एक्टिवली बार बार हर बार चीजों को छुपा रहा है, इंफॉर्मेशन सामने वाली पार्टी तक पहुंचने ही नहीं दे रहा जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं जाता। ठीक है, बहुत एक्टिव है चीजों को छुपाने में, इसको हम फ्रॉड बोलते हैं। देखिए, A sells a horse to B in an auction despite knowing that the horse is unsound। A जो है ना अपने हॉर्स को B को बेचता है एक ऑक्शन के अंदर,
ये जानता है वो कि ये जो हॉर्स है वो अनसाउंड है। ए जो है ना वो बी को कुछ भी नहीं बोलता कि मेरा हॉर्स साउंड है या अनसाउंड माइंड का है। दिस इज अ केस ऑफ पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड कैन नॉट tantamount ऑफ टू फ्रॉड। ये पैसिव कंसीलमेंट है, एक्टिवली नहीं है। आपने बार बार हर बार एक ही चीज इंफॉर्मेशन को नहीं छुपाया, उसने पूछा नहीं है ना, वो चुपचाप रहा और आपने भी कुछ नहीं बोला। ये पैसिव आपने छुपा लिया। कोई ऐसा आप एक्टिव नहीं कर रहे हो कि आप किसी चीज को बार बार छुपा रहे हो, सारे इंफॉर्मेशन को उससे हाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं था। तो कैसा होना चाहिए? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट को आप एक्टिवली कंसील करते हुए होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। If a person while entering into a contract has no intention to perform his her promise, there is a fraud on his her part for the intention to deceive the other party is there from very beginning. अगर आप कोई प्रॉमिस करते हो और प्रॉमिस करते समय से ही आपका इंटेंशन है कि मुझे इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करना, ठीक है, तो ये भी फ्रॉड है। अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और जब उसके परफॉर्मेंस की बात आती है, मतलब जो भी वो प्रॉमिस कर रहा होता है सामने वाली पार्टी से, जब उसको परफॉर्म करने की बारी आती है तो वो शुरू से इस चीज को सोचे हुए कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से सोचे हुए कि मैं उसको परफॉर्म नहीं करूंगा। दैट मीन्स कि आपने शुरू से ही सामने वाली पार्टी के साथ चीट करने का, फ्रॉड करने का सोच रखा है, तो इसको हम फ्रॉड मानेंगे। देखिए क्या है, एन इंग्लिश मर्चेंट अपॉइंट एन इंडियन विमेन as his personal secretary and promised that he would marry her, later marry her। ठीक है, एक इंग्लिश मर्चेंट जो है एक इंडियन विमेन को अपने पर्सनल सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट करता है और उसको प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर वो उससे शादी कर लेगा। ठीक है, लेटर उस लेडी को पता चलता है कि ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है और इसने जो प्रॉमिस किया ना, इसका इंटेंशन ही नहीं था कभी इसको परफॉर्म करने का, बस इसने प्रॉमिस कर दिया था। तो इट वाज हेल्ड दैट शी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। इसका शुरू से ही नियत था कि इसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको परफॉर्म ही नहीं करना, इसने बस प्रॉमिस कर दिया था। ठीक है, इफ अ पर्सन व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज नो इंटेंशन टू परफॉर्म, उसको परफॉर्म करने का इंटेंशन ही नहीं था, तो फिर ये कोई ग्राउंड नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव द अदर पार्टी। अब हाँ, ये मैटर करता है, आपने रिप्रेजेंट किया लेकिन रिप्रेजेंटेशन से सामने वाली पार्टी डिसीव हुई कि नहीं, सामने वाली पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। द रिप्रेजेंटेशन मेड विद द इंटेंशन टू डिसीव मस्ट एक्चुअली डिसीव। अगर आपने किसी को डिसीव करने के लिए, किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए इंटेंशनली कोई स्टेटमेंट दिया है या ऐसा कोई एक्ट किया है, तो सही मायने में सामने वाली पार्टी डिसीव होनी चाहिए, उसके साथ फ्रॉड हुआ होना चाहिए। सिर्फ आपके एक्ट कमिट करने से नहीं होता, सामने वाली पार्टी डिसीव भी होनी चाहिए, तभी इसको हम फ्रॉड कहेंगे। द पार्टी इंड्यूस्ड बाय फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट मस्ट हैव रिलाइड ऑन इट टू अकॉर्ड इट्स कंसेंट। मतलब आपने अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, कोई चीज कमिट की सामने वाले के कंसेंट को लेने के लिए, अब इस कमिट करने के बाद सामने वाले का कंसेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसको फ्रॉड कहोगे। देखिए एग्जांपल, ए हैड अ डिफेक्टिव कैनन विथ अ व्यू टू कंसील द डिफेक्ट ही पुट अ मेटल प्लग ऑन इट। बी विदाउट एग्जामिनिंग इट बाउट इट, द कैनन बर्स्ट व्हेन यूज्ड बाय बी। एक डिफेक्टिव कैनन है, अब सामने वाली पार्टी को लगा कि इस डिफेक्टिव कैनन को तो कोई नहीं खरीदेगा, तो उसने क्या कर दिया ना, उसके डिफेक्ट को छुपाने के लिए एक मेटल प्लग उसके ऊपर लगा दिया। बी आया खरीदने के लिए, उसने ज्यादा एग्जामिन नहीं किया और उसको खरीद लिया। ठीक है, द कैनन बर्स्ट व्हेन यूज्ड बाय बी। अब जैसे ही बी यूज करने के लिए आया तो कैनन क्या हो गया, बर्स्ट हो गया। अब बी क्या करता है, बी रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस एंड एक्यूज्ड ए ऑफ फ्रॉड। बी कहता है अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। इट वॉज हेल्ड दैट बी वॉज बाउंड टू पे बिकॉज ही वॉज नॉट एक्चुअली डिसीव्ड। बी को अब यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि बी यहाँ पे डिसीव नहीं हुआ, एज ही वुड हैव बाउट द कैनन इवन इफ द डिसेप्टिव प्लग हैज नॉट बीन इंसर्टेड। ठीक है,
इसने तो कैनन खरीद लिया ना, जब डिसेप्टिव प्लग इंसर्ट नहीं हुआ तो ही खरीद लिया। अब तो उस समय इसको देखना चाहिए था ना कि ये मेरे को फ्रॉड कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसने तो खरीद लिया। अब खरीद लिए हो जब सब कुछ सही था उस समय तक, तो बाद में ये फटता है तो इसमें इसकी क्या दिक्कत है, इसको पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। द एक्सप्रेशन एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ठीक है, ऑब्वियसली मीन एनी एक्ट विच इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग फ्रॉड। कोई भी एक्ट ऐसा किया गया हो जो जानबूझ करके फ्रॉड कमिट करने के लिए किया गया हो। This category include all tricks, dissembling and other unfair ways which are used by cunning and clever people to cheat others. सारे एक्ट जो हो रहे हैं ना, वो सारे एक्ट सामने वाली पार्टी के खिलाफ फ्रॉड करने के लिए किया गया, और सारे ट्रिक्स, सारी स्ट्रैटेजीज किसी पार्टी को चीट करने के लिए की गई हैं। दैट मीन्स कि इट इज फ्रॉड। एग्जाम्पल देखिए, अ हस्बैंड persuaded his illiterate wife to sign certain document telling her that by the paper he was going to mortgage her 2 plot of land to secure his indebtedness, है ना। एक हस्बैंड जो है जानबूझ करके, जानता है कि मेरी बीवी अनपढ़ है, अपनी इलिटरेट वाइफ से कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन कराता है ये कह के कि मैं अपनी 2 प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा हूं, जिससे जो मेरे डेट्स है ना वो चुक जाएंगे। बट इन फैक्ट ही मॉर्गेज 4 प्लॉट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू हर, बल्कि उसने 2 बोल करके उससे 4 प्रॉपर्टी पे साइन करा लिया जो उससे बिलोंग करती थी, उसकी वाइफ से बिलोंग करती थी। दिस वॉज हेल्ड एन एक्ट डन विद द इंटेंशन टू डिसीव द वाइफ। ये एक्ट क्या हुआ, वो अपनी वाइफ को डिसीव कर रहा था, वो जानबूझ करके शुरू से ही सारे ट्रिक अपना रहा था जिससे उसकी वाइफ को चीट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, एनी सच एक्ट और ओमिशन दैट द लॉ स्पेशली डिक्लेयर एज वॉइड। कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन अगर आप करते हो जो लॉ के नजर में स्पेशली वॉइड हो, ठीक है, तो इसको भी हम फ्रॉड बोलते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड द एक्ट और ओमिशन दैट द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट। लॉ के नजर में कहा गया है कि ऐसा कुछ भी करोगे ना तो ये फ्रॉड माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, The Insolvency Act and the Companies Act declare certain kind of transfer to be fraudulent. हमने Insolvency Act अगर पढ़ा होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रांसफर जो होते हैं वो Act of Insolvency committed by debtor के अंदर आते हैं। मतलब अगर ये एक्ट डेटर कमिट कर देता है तो उसको मतलब फ्रॉड प्रैक्टिस माना जाता है, जिसके खिलाफ उस पर पिटीशन दायर हो सकता है। Similarly, under the Transfer of Property Act, the transferor of real estate is bound to disclose to the transferee the following details, है ना। जो अब जैसे ट्रांसफर ये प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके अंदर ट्रांसफरर को अगर रियल एस्टेट का वो सेल कर रहा है तो ट्रांसफरी को सारे चीजों को डिस्क्लोज कर देना होता है। लाइक कि अगर मटेरियल में कोई डिफेक्ट है, वॉल में कहीं पे क्रैक है, बीम में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ट्रांसफर के टाइटल के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी मॉर्गेज का कोई इशू है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, ये सारे चीज ना उसको डिस्क्लोज कर देने चाहिए। और ये लॉ कहता है कि आप ये सारी चीजें डिस्क्लोज करो। अगर लॉ के कहे चीजों के खिलाफ आप जाते हो, जानबूझ करके जाते हो, तो ये फ्रॉड प्रैक्टिस है। क्लियर, ये स्पेशली आपको डिक्लेयर हो जाएगा वॉइड। नेक्स्ट देखिए, पार्टी मिसलीड मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस। जिस पार्टी को मिसलीड किया गया है, जिस पार्टी के साथ फ्रॉड किया गया, उसको कहीं ना कहीं कोई लॉस होना चाहिए। द पार्टी डिसीव्ड मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस बिकॉज एज अ जनरल रूल देयर कैन बी नो फ्रॉड विदाउट डैमेज। रूल कहता है कि जब तक आपको लॉस नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। देयर कैन बी नो डैमेजेस विदाउट एन इंजरी। द डैमेज और इंजरी may be some loss in terms of money or money's worth or some other determinants which can be accessed with ease. तो कोई भी डैमेज होना चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी डैमेज हो या नॉन मॉनेटरी डैमेज हो, किसी भी तरीके का अगर सामने वाली पार्टी को डैमेज हुआ है आपकी वजह से, उसको लॉस हुआ है, तो हम इसको फ्रॉड बोलेंगे। अब देख फ्रॉड के इफेक्ट्स क्या होते हैं। इफ the consent of a party to contract is induced by fraud, it became a voidable contract at the opinion of the party deceived. The remedies available to the parties are, अगर देखिए कंसेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का
वो फ्रॉड के जरिए लिया गया है, किसी के साथ फ्रॉड करके लिया गया है, तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उसके एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वो चाहे तो इसको आगे एनफोर्सिएबल भी बना सकता है और वॉइड भी बना सकता है। ठीक है, अब कुछ रेमेडीज अवेलेबल हैं पार्टी के लिए। देखिए क्या, द एग्रीव्ड पार्टी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टिपुलेटेड टाइम। एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर इसको कैंसिल कर सकता है, अगर वो खुल के सामने आता है तो। नेक्स्ट है, द एग्रीव्ड पार्टी कैन स्यू द पार्टी मेकिंग असर्शन एंड क्लेम डैमेजेस। एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो सामने वाले पार्टी को स्यू भी कर सकता है, उस पर शूट फाइल कर सकता है फ्रॉड करने के अगेंस्ट में, और उससे डैमेज के लिए भी क्लेम कर सकता है। देखो नेक्स्ट है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में बस इतना ही अंतर है ना कि फ्रॉड में हम सब कुछ जानते हुए इंटेंशनली करते हैं किसी के साथ गलत, और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, हम गलती से गलती कर देते हैं। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन इज द फॉल्स स्टेटमेंट विच द पर्सन मेकिंग इट ऑनेस्टली बिलीव टू बी ट्रू और विच ही डज नॉट नो टू बी फॉल्स। मिसरिप्रेजेंटेशन एक ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट होता है, जो पर्सन ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा होता है ना, वो ऑनेस्टली बिलीव करता है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता खुद को कि वो जो बोल रहा है वो गलत है। मतलब मैं सपोज करूं, मैं एक पर्सन हूं, मैं किसी को कुछ बात बता रही हूं और मुझे खुद को नहीं पता कि मैं जो बोल रही हूं वो गलत बोल रही हूं, और मैं सामने वाले को बता रही हूँ पूरे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के कि हाँ भाई मुझे तो ये पता है, मैं जो बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। ठीक है, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं गलत काम कर रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, तो इसको हम फ्रॉड नहीं बोलते, इसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। मतलब आपको खुद को नहीं पता कि आप गलत चीज सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। It also include non-disclosure of a material facts without any intention to deceive the other party. इसमें एक चीज और इंक्लूडेड होता है, आप किसी चीज को डिस्क्लोज ना करो, जो मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए आप उनको डिस्क्लोज ना करते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली जानबूझ करके डिस्क्लोज नहीं करते, आप या तो डिस्क्लोज करना भूल जाते हो या फिर चीजें डिस्क्लोज करते हो तो वो फॉल्स कर देते हो। जितना आपको पता, आपको लग रहा है आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप फॉल्स डिस्क्लोज कर देते हो या फिर डिस्क्लोज करते ही नहीं हो। नियत यहाँ गलत नहीं है, भूल जाते हो या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप चीटिंग करना चाहते नहीं हो सामने वाली पार्टी के साथ, बिल्कुल भी आपका इंटेंशन नहीं, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल देखिए, ए टोल्ड बी दैट हिज रेडियो इज इन गुड कंडीशन। ए बोलता है बी को कि मेरा जो रेडियो है ना बहुत अच्छे कंडीशन में है। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैड इन ए, अब क्योंकि ए के बात से ना बी को बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बी उस रेडियो को खरीद लेता है कि हाँ भाई बोल रहा है बंदा, इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो सही होगा। अब जैसे ही बी खरीद करके लाता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, तो पता चलता है ये रेडियो तो वर्क ही नहीं कर रहा। 2-3 दिन के बाद बी को लगता है कि ए ने मुझे मिसलीड किया। ठीक है, पर क्या हुआ यहाँ पे, ए बिलीव हिज रेडियो वॉज इन गुड कंडीशन एंड हैज नो इंटेंशन टू डिसीव हिम। ए को ना कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पूरा भरोसा था अपने रेडियो पे कि वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही कंडीशन में है। ठीक है, उसका बिल्कुल भी नियत नहीं था सामने वाले को चीट करने का, सामने वाले को धोखा देने का। वो जब खोला था ना आखिरी बार रेडियो को तो बिल्कुल सही कंडीशन में था, सही तरीके से वर्क कर रहा था, इसलिए वो बोल दिया। उसको थोड़ी पता था कि उसका रेडियो खराब हो चुका है, भाई गलती से मिस्टेक हो गई वाली बात है यहाँ पे, है ना। सो हियर मिसरिप्रेजेंटेशन इज द पार्ट ऑफ ए बिकॉज ही डिड नॉट नो दैट द रेडियो इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यहाँ पे ए ने फ्रॉड नहीं किया, ए के द्वारा क्या हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि रेडियो अब वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा, गलती से उसने सामने वाले के साथ ये काम कर दिया। देखिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ होते हैं। फर्स्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैज बीन मेड बाय अ पार्टी इनोसेंटली विच आर फॉल्स। जो भी फैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सामने वाली पार्टी के सामने, दूसरी पार्टी बिल्कुल इनोसेंटली उसको बोल रही है और वो फॉल्स बोल रही है, इंटेंशनली नहीं, इनोसेंटली, मतलब गलती से, या फिर उसको खुद को नहीं पता कि वो गलत बोल रही है, इस नीयत से वो कर दे। ठीक है, इनोसेंट वे में उससे गलती हो जाए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हो
ये मिसरिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रेजेंटेशन इज मेड प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले सारे रिप्रेजेंटेशन किए जाए, मतलब जो गुड्स या चीजें दी जा रही हैं, सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके पहले गुड्स से रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो पहले दिया जा रहा हो, कंप्लीट करने के बाद नहीं, प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंस्ड द अग्रीव्ड पार्टी टू ज्वाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिप्रेजेंटेशन जो है ना इस टाइप का हो कि सामने वाली पार्टी जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाए उस कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन करने के लिए। इन्फ्लुएंसिंग नेचर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन वाज एसोसिएटेड विथ मटेरियल फैक्ट, जो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उसको मटेरियल फैक्ट से भी सिद्ध किया जाए, मतलब हवा में बातें ना की जाए, फैक्ट्स दिखाए जाए कि हाँ भाई देखो मेरा जो चीज है ना बड़ा बढ़िया है, ये रहा इसका फैक्ट, ये रहा इसका डेटा, ठीक है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो। रिप्रेजेंटेशन वाज मेड विथ एन ऑनेस्ट बिलीव दैट इट इज ट्रू, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसको भी पूरा भरोसा है कि वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब सपोज करो मुझे नहीं पता कि अमेरिका में इस समय कितने बज रहे होंगे, है ना, रात या दिन के कितने बज रहे होंगे, मुझे नहीं पता। बस मुझे किसी ने बोला था कि आपसे 12 घंटे ऊपर चलते हैं वो लोग या नीचे चलते हैं, तो हमने सोचा चलो भाई यहाँ रात हो रही है तो वहां पे सुबह हो रहा होगा, तो हमने सिंपली सुबह बोल दिया। अब मुझे नहीं पता कि वहां पे सुबह हो रही है कि नहीं हो रही है, मैंने सुबह बोल दिया और मैंने डिटेल बताया कि देखो हमसे 12 घंटे ये लोग ना पीछे चलते हैं, हमारे 12 घंटे आगे चलते हैं, इसलिए ये मॉर्निंग हो रहा है। तो मैंने डेटा भी दिखाया, ठीक है, मटेरियल फैक्ट भी दिखाया, और मुझे पूरा ऑनेस्टली बिलीव है कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो सही बोल रही हूँ। तो मैंने इनोसेंटली उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उनको गलत इन्फॉर्मेशन देने का। तो मेरा ऑनेस्ट बिलीव है कि मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल प्रेज का होना चाहिए, मतलब कि रीजनेबल, काफी प्रशंसा करने वाली होनी चाहिए। आप बोल दो कि अरे मेरा रेडियो जो है ना इतना अच्छा है, ये है वो है, इतना रीजनेबली आप उसको प्रेज कर दो कि सामने वाले अग्रीव पार्टी पे इसका बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके किसके हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन के हैं। अब इस मिसरिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, देखो अगर कोई पार्टी मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती है, कैन ऑप्ट टू सीज द कॉन्ट्रैक्ट, ये इसके पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को सीज करवा सकती है। उसके पास ना 2 रेमेडीज मिलती है, या तो वो रिसाइंड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, खारिज कर दे, या फिर डैमेज के लिए क्लेम करे, ठीक है। रिसाइंड का मतलब होता है कैंसिल करना। अग्रीव्ड पार्टी वांट्स ही कैन क्लेम फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड और डैमेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। डिसीजन इज डिफाइंड एज द अनमेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। सामने वाली पार्टी जो अग्रीव्ड पार्टी है अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, अगर उसको पता चलता है कि ये जो कंसेंट है वो मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया है। तो insist upon the performance. The aggrieved party can claim to the first party who has committed misrepresentation to get the object in manner which was prior to the contract that they directly. ये इंसिस्ट कर सकता है अग्रीव्ड पार्टी कि आपने जो चीज क्लेम किया था ना मिसरिप्रेजेंटेशन में, जो कमिटमेंट की थी, मुझे ये चीज एज इट इज चाहिए, जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट के पहले बताया था उस तरीके से ये मुझे होना चाहिए, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके से परफॉर्म होना चाहिए जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मुझे रिप्रेजेंट किया था। ये भी करवा सकती है या फिर कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द एग्रीड पार्टी। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है आपका मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, ठीक है। मिस्टेक मे बी डिफाइंड एज एन एररनेस बिलीव कंसर्निंग समथिंग। मिस्टेक का मतलब है बस हो जाना, गलती से हो जाना, इंटेंशनल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपने कुछ गलती से कर दिया, दैट इज मिस्टेक। अब देखिए देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मिस्टेक अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। 2 तरीके के मिस्टेक्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अराइजेस व्हेन वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैव मिसअंडरस्टूड अ टर्म that is essential to the meaning of the contract. इसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के समय जो मेन थीम था ना, जो एसेंशियल थीम था कॉन्ट्रैक्ट का, या तो कोई एक पार्टी या दोनों ही पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं वो
उनके टर्म्स को मिसअंडरस्टूड कर दे, यानी समझने में कोई गलती कर दे। जो मेन थीम था कॉन्ट्रैक्ट का, उस थीम को समझने में ही गलती हो जाए, चाहे वो एक पार्टी के थ्रू गलती हो या दोनों पार्टी के थ्रू गलती हो, मतलब कि फैक्ट्स को समझने में किसी तरीके का गलती, दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सच अ मिस्टेक मे बी डन ड्यू टू कंफ्यूजन, नेग्लिजेंस और ओमिशन। ये मिस्टेक बहुत सारे रीजन से हो सकता है, लाइक कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है, सामने वाले ने कुछ बोला और इसने कुछ और समझ लिया, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, या ओमिशन की वजह से हो सकता है। किसी भी कारण से ये मिस्टेक हो सकता है कि आपने फैक्ट्स को सही तरीके से समझा नहीं। A mistake is never intentional, it is an innocent overlooking. मिस्टेक कभी भी इंटेंशनल नहीं होता, जानबूझ के किया नहीं जाता, बस हो जाता है गलती। इसको मिस्टेक को गलती बोलते हैं, तो गलती हम जानबूझकर नहीं करते हैं, इनोसेंटली हो जाता है। अब ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, ये जो इस टाइप का जो मिस्टेक होता है, दो टाइप का होता है, या तो वो यूनिलेटरल हो सकता है या बाइलेटरल हो सकता है। इट में बी आइदर यूनिलेटरल और बाइलेटरल, ठीक है। तो बाइलेटरल मिस्टेक क्या होता है, जो सेक्शन 21 में दिया गया है, when both the parties to a contract are under a mistake of fact। हमने कहा ना कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब कि या तो एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर दोनों ही पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अच्छे तरीके से ना समझे, ठीक है। जो मेन एसेंस टर्म्स थे, जरूरी टर्म्स थे, उसको मिसअंडरस्टूड कर जाए, ऐसे मिस्टेक को हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलते हैं। तो जब दोनों ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स को ना समझे, उसको मिसअंडरस्टूड कर दें, ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक को हम बाइलेटरल मिस्टेक बोलते हैं। दोनों पार्टी, बाई का मतलब होता है टू, मतलब दोनों पार्टी ने मिसअंडरस्टूड कर दिया एग्रीमेंट के चीफ टर्म्स को समझने में, तो ऐसी गलती को हम बाइलेटरल मिस्टेक बोलते हैं। बाइलेटरल मिस्टेक्स आर ऑल्सो समटाइम रेफर टू अ म्यूचुअल और कॉमन मिस्टेक। इसको हम कभी कभी म्यूचुअल और कॉमन मिस्टेक भी बोलते हैं। दोनों पार्टी के द्वारा बराबर की गलती हो गई, दैट इज म्यूचुअल या फिर कॉमन मिस्टेक। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ए एग्री टू बाई ए काउ फ्रॉम बी। ए क्या एग्री करता है, बी से काउ खरीदने के लिए, बट इट टर्न्स आउट दैट काउ वाज डेड एट द टाइम ऑफ द डील, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब डील हो रहा था उस टाइम काउ क्या हो गई, डेड हो गई। ऑल्दो द फैक्ट वाज नॉट नोन टू एनी पार्टी। बेचने वाले को भी नहीं पता था कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है और उस तरफ उसकी गाय मर गई, ठीक है। खरीदने वाले को भी नहीं पता, दोनों को ही ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है, दोनों लोग आराम से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। तो जो अग्रीमेंट है ये इनवैलिड हो जाती है, जो अरेंजमेंट है ना ये इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि काउ तो ऑलरेडी डेथ कर गई है ना, उसकी वो डेड है। ए को भी नहीं पता, बी को नहीं पता, दोनों तरफ से ना मेन जो थीम था काउ के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और काउ ही मरी हुई है और दोनों को ही नहीं पता है, दोनों की गलती हो गई है ये कि हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं जिसका जो मेन थीम है वो मर चुका है, जो कंसिडरेशन है वही नहीं है हमारे पास। तो ये क्या हो गया, बाइलेटरल मिस्टेक, दोनों पार्टी के तरफ से गलती हो रही है। नेक्स्ट क्या, यूनिलेटरल मिस्टेक, सेक्शन 22। यूनिलेटरल मिस्टेक अकर व्हेन ओनली वन पार्टी हैज टू द कॉन्ट्रैक्ट मेक अ मिस्टेक। कोई एक पार्टी गलती कर रही है। देखिए एग्जांपल, ए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ बी फॉर द परचेज ऑफ हॉर्स। ए बी के साथ एक एग्रीमेंट में आता है, किसके लिए, हॉर्स परचेज करने के लिए, विच ही एज्यूम्स टू बी रेसिंग हॉर्स, ठीक है। ये क्या एज्यूम कर लेता है ए कि ये घोड़ा जो है ना एक रेसिंग हॉर्स है। ए डू नॉट कंफर्म फ्रॉम बी। ए ना इस बात को बी से कंफर्म नहीं करता कि क्या ये रेसिंग हॉर्स है या नहीं है, ठीक है। इन एक्चुअल द हॉर्स इज नॉट अ रेसिंग हॉर्स। ए कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब खरीद लेता है तो पता चलता है कि नहीं ये तो रेसिंग हॉर्स है ही नहीं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ए कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ए ने कभी पूछा ही नहीं बी से, तो बी को डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर बी साइलेंट है तो उसने कोई किसी तरीके की कोई गलती नहीं की है। यहाँ पे गलती ए की है कि उसने नहीं पूछा और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो वो इसको रिसाइन नहीं कर सकता क्योंकि एक साइड की गलती है। तो ये कैसी मिस्टेक है, यूनिलैटरल मिस्टेक है। नेक्स्ट है हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ कैन बी मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो फर्स्ट है हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री।
मतलब ओन कंट्री, अपनी कंट्री के लॉ के रिगार्डिंग जो मिस्टेक है, अ पार्टी कैन नॉट बी अलाउड टू गेट एनी रिलीफ ऑन द ग्राउंड दैट इट हैज डन अ पर्टिकुलर एक्ट इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर कोई भी काम किसी पार्टी ने अपने देश के लॉ को इग्नोर करके किया है, तो इस टाइप में पार्टी को कभी भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्या कहा गया है, अ मिस्टेक ऑफ लॉ इज देयर फॉर नो एक्सक्यूज एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अगर लॉ के रिगार्डिंग आपने कोई मिस्टेक कर दिया है तो इसमें कोई एक्सक्यूज आपकी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है, और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी अवॉइड भी नहीं किए जाएंगे। देखिए एग्जांपल समझ लीजिए, ये सोचा जाता है कि एटलीस्ट अपने कंट्री का जो लॉ है उसको आप अवॉइड नहीं करेंगे, उसकी नॉलेज तो आपके पास है ही। हर इंसान जो बिजनेस कर रहा है या किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, उसको इतना तो पता होना चाहिए कि मेरे देश के क्या नियम कानून है। आप अपने देश के लॉ को इग्नोर करके नहीं चल सकते, आप उस पर कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक है। इफ अ पर्सन कमिट्स अ रॉबरी and says that he was not aware that robbery was a legal offense and may there be excused, cannot be exempted from punishment। कोई पर्सन रॉबरी कर ले बैंक के अंदर और बोले अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया के अंदर रॉबरी जो है ना वो एक लीगल ऑफेंस है, ऐसा बोल दे, तो क्या ये कोई वैलिड एक्सक्यूज है? क्या इसको पनिशमेंट से रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि एटलीस्ट आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नियम जो है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज मायने नहीं रखता। नेक्स्ट है आपका मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू नो द रूल्स ऑफ हिज ओन कंट्री बट ही इज नॉट सपोज्ड टू नो द लॉ ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीज। इफ अ पर्सन कमिट्स अ मिस्टेक अबाउट द लॉ ऑफ अ फॉरेन लैंड, सच अ मिस्टेक मे बी एक्सक्यूजेबल। देखिए किसी भी देश के सिटीजन को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने देश के नियम कानून को अच्छे से जाने, ये नहीं माना जाता कि वो हर फॉरेन कंट्री के नियम कानून को जानता रहे। तो अगर वो फॉरेन लॉ के अनुसार किसी तरीके की गलती करता है तो वो कंप्लीटली एक्सक्यूजेबल रहेगा, उसमें उस मिस्टेक के रिगार्डिंग किसी तरीके की उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, उसमें उसका एक्सक्यूज मायने रखेगा, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड बना सकते हैं क्योंकि एक्सक्यूज परमिसेबल है, दूसरे देश का लॉ है इसलिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।